हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का मैराथन 2 लेके आ गई हूँ। इसके पहले भी इसका एक सेशन हो चुका है मैराथन 1, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके पूरा देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हिस्ट्री के मैराथन 2 में आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ मौर्य वंश से संबंधित जो भी प्रश्न आपके लिए होंगे इम्पोर्टेंट, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले तो मौर्य वंश का संस्थापक का जब बात आता है तो क्या कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या प्रश्न बनता है? तो अगर आपसे पूछ दे कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। और क्या पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना था? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। तो एक पॉइंट नोट करके ऐसे लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल महल लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना था। ये पॉइंट हो गया। और पॉइंट जानते हैं, अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ये सब सारे पॉइंट आपके लिए है इम्पोर्टेंट, तो नोट डाउन आप लोग भी साथ ही साथ करते चलिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म का अनुयायी मतलब बना, तो इसको दीक्षित किसने किया था? जैन धर्म का अनुयायी बनने के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने क्या किया था? दीक्षित किया था जैन धर्म का अनुयायी बनने के लिए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में मतलब मुद्रा राक्षस ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। शॉर्ट में लिख देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो वृषल और कुलहीन कहा गया है। वृषल और कुलहीन कहा गया है। कुलहीन कहा गया है। तो इतना पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है और नोट डाउन करते जाना है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, और इससे संबंधित प्रश्न जो भी बनते थे आपको हम सॉल्यूशन कराएं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो बात आई है जब बौद्ध धर्म की, तो आप लोग को बता दें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को आपका टॉपिक वाइज एकदम अच्छे से बेसिक रूप से ये आपको पढ़ाया हुआ है। संडे स्पेशल प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, बौद्ध धर्म जैन धर्म आपको पूरा बेसिक रूप से पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। बात करते हैं चौथी संगीति से पहले जान लेते हैं कि पहली संगीति किसके शासन काल में हुई थी। तो जो बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक, और कहाँ हुई थी पहली संगीति? तो ये हुई थी राजगीर में। उसी तरह बात करेगा कि दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। और किसके शासन काल में हुई थी दूसरी संगीति?
तो किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में। उसी तरह तीसरी संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तीसरी संगीति किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में। और ये कहाँ हुई थी? तो ये आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्र में। और हमसे इस यहाँ पूछा क्या गया है? बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो कि हुई थी कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ? तो कश्मीर में। तो कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी क्या? बौद्ध धर्म की चौथी संगीति। और ये सब चीज आपको हम पहले भी बता चुके हैं, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से है, तो आपका रिवीजन तो मैराथन में बनता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने? धर्मपाल ने। ठीक, और पॉइंट अब यहाँ पर जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हो जाएगा? धर्मपाल। और यही धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। जबकि बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। लेकिन नष्ट करने के बाद भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? तो पुनर्जीवित भी किसने किया था? तो धर्मपाल ने ही किया था। तो अगर आपसे पूछ दे कि विक्रम विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था? तो पुनर्जीवित भी किसने किया था? तो धर्मपाल ने ही किया था। और पाल वंश का सबसे महान शासक भी कौन था? तो धर्मपाल ही था। बात करेंगे गोपाल की, तो जो पाल वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो पाल वंश का जब आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था, तब क्या हो जाएगा? गोपाल। लेकिन वही पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल। गोपाल ने क्या किया था? अगर आपसे पूछे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किस विश्वविद्यालय की? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि अगर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। और धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। और एक चीज यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो पाल वंश था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो पाल वंश जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये पॉइंट भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। पाल वंश किसका अनुयायी था? किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तत्वबोधिनी सभा संगठन के संस्थापक कौन थे? तो कुछ सभा संगठन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जान लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये किस संगठन के संस्थापक थे? तो ये किस संगठन के संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के संगठन के संस्थापक थे, जिसको लाल कुर्ती भी कहा गया था। लाल कुर्ती संगठन, दो नाम है इसका, एक खुदाई खिदमतगार और एक लाल कुर्ती संगठन। और इसके संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। वही बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर के, तो यही थे जो तत्वबोधिनी सभा संगठन के क्या थे? संस्थापक थे। विनायक दामोदर किस सभा संगठन के संस्थापक थे? तो अभिनव भारत का। अभिनव भारत का। और ये सब प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, चुन चुन कर लाया जाता है, तो आप लोग इस सेशन को मिस मत किया कीजिए। बात करेंगे BR अम्बेडकर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर पूछ दे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा संगठन के अध्यक्ष क्या है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा संगठन के संस्थापक कौन? तब कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर।
तो ये चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, इनमें से किसका मिलान गलत है। अब आपसे एग्जाम में मिलान करने वाला कथन कारक वाला भी क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, तो सारे क्वेश्चन को लेके चलना है हम लोगों को। यहाँ आपसे मिलान गलत वाला पूछा गया, तो पहले तो जानते हैं कि सही कौन सा है, तभी ना गलत का मिलान कर पाएंगे। तो पहला नंबर क्या है, चौरी चौरा कांड। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपका 1922 में हुआ था, इसलिए ये तो सही हो गया। उसी तरह दूसरा नंबर में क्या है, आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो ये कब हुई थी, 1943 में, तो ये भी सही हो गया। बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1930 में, तो यह भी हो गया सही। तो अब मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही है जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ क्या दिया गया है, गोवा की आज़ादी जो कि 1961 में मिली थी, और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ 1932, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चूंकि यही था क्या गलत दिया हुआ। और यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, गलत ही पूछा गया। और यहाँ जो 1932 था, तो 1932 के डेट से क्या ध्यान में रख सकते हैं, तो 1932 का डेट में एक बार पूछा गया कि पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट या हिंदी में पूना पैक्ट की जगह समझौता रह सकता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर के बीच में। और ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो पूना पैक्ट भी आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। अब आ गया आनंद बाजार पत्रिका के लेखक कौन थे। तो कुछ समाचार पत्र पत्रिका हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, तो देख लेते हैं। आनंद बाजार पत्रिका के लेखक कौन थे, इससे पहले जानते हैं एनी बेसेंट की कौन सी पत्रिका है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक है न्यू इंडिया। कौन इंडिया, तो न्यू इंडिया। ठीक, और एक कौन पूछा जाता है, एक और ध्यान में एनी बेसेंट का रख लीजिएगा, तो कॉमन बिल। कौन बिल, तो कॉमन बिल, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों आपको एनी बेसेंट का पत्रिका ध्यान में रखना होगा। बात करेंगे अबुल कलाम आजाद का, तो इनका जो है पत्रिका वो बार बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो अल हिलाल। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, आप लोग को पता चलेगा। तो अल हिलाल किसकी हो जाएगा, तो अबुल कलाम आजाद की। और शिशिर कुमार घोष जी ही हो जाएंगे किसके, तो आनंद बाजार पत्रिका के लेखक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक का कौन सा पत्रिका जो कि इम्पोर्टेंट है, तो एक केसरी ध्यान में रखिएगा, और एक क्या, तो एक मराठा। ये सब सारे इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो आशा करते हैं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो कि है क्या, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। तो आध ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है, आध ऐतिहासिक काल। और क्या जान सकते हैं, तो और क्या जान सकते हैं, ये कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक, सिंधु सभ्यता किस नदी पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरह से, तो रावी नदी, ये भी जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि सिंधु नदी का मुख्य क्या था, व्यवसाय क्या था, तो बात करेंगे जब मुख्य व्यवसाय का, तो मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ये सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंधु सभ्यता से ध्यान में रख सकते हैं। अगर इसकी पूछ दे कि लिपि क्या थी, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक। जो जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो आपको जरूर बताया जाएगा।
सिंधु सभ्यता का अगर प्रमुख बंदरगाह का बात कर ले तो प्रमुख बंदरगाह का बात कर ले तो प्रमुख बंदरगाह कौन सा? तो लोथल। लोथल कहाँ? तो गुजरात में। और यहाँ प्रश्न हमारा क्या था? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, जो कि क्या है? अन्नागर। तो ये अन्नागर ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। और अन्नागर कहाँ से मिला है? तो अन्नागर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो ये सब सारा पॉइंट आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब देखिए आ गया जैन धर्म से फिर से संबंधित प्रश्न। बौद्ध धर्म से आ चुका था, अब जैन धर्म से। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको दोनों पढ़ाया हुआ है संडे स्पेशल टॉपिक वाइज में, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका एक भी प्रश्न यहाँ से तो नहीं छूटेगा। तो जानते हैं यहाँ पे छोटा मोटा जो भी प्रश्न बनता है, चूंकि ये मैराथन क्लास है और प्रैक्टिस सेशन है, तो सारा टॉपिक वाइज तो आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो आपको बता ही रहे हैं। तो जैसे आपसे महावीर स्वामी की मृत्यु पूछी गई, तो पहले तो इनका जन्म जानते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। किनका जन्म? तो महावीर स्वामी का जन्म। अगर पूछे कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान। क्या नाम था इनका? वर्धमान। ये चीज ध्यान में रखना है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका महावीर स्वामी का अगर उपदेश की बात करें कि ये किस भाषा में उपदेश देते थे, तो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके लिए है इम्पोर्टेंट। और इनकी मृत्यु की बात करें तो कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु। और ज्ञान के बाद इनको क्या कहा गया था? जीन विजेता कहा गया था, अहर्थ कहा गया था, निर्ग्रंथ कहा गया था। और ये सब सारा पॉइंट आपको हम उसमें पढ़ाए हैं। और जैन धर्म का अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। लेकिन आपसे अगर प्रश्न रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब कौन हो जाते हैं? ऋषभदेव। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बताई गई है टॉपिक वाइज में, तो आप लोग टॉपिक वाइज वाला सेशन जरूर से जरूर देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में जीते हुए क्षेत्र को सिकंदर ने किसे सौंप दिया था? अब जानते हैं सिकंदर के बारे में। तो जो जीता हुआ क्षेत्र था उसको सिकंदर ने किसे सौंप दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का थल सेनापति था। कौन था? तो थल सेनापति, जिसको ये क्या किया था? भारत का जीता हुआ क्षेत्र को सौंप दिया था। वही निर्याकस कौन था? तो इसका जल सेनापति। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जल सेनापति तो निर्याकस और थल सेनापति तो सेल्यूकस निकेटर। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु। अगर पूछे कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु। फिलिप कौन थे? तो फिलिप क्या हो जाएंगे? सिकंदर के पिता। सिकंदर के पिता कौन हो जाएंगे? तो फिलिप हो जाएंगे, ठीक। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो कि अगर पूछ दे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। 326 ईस्वी में ये काफी बार पूछा गया है। एक
पॉइंट और सिकंदर से ध्यान में रख सकते हैं कि सिकंदर और क्या बोलता है पोरस के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, जिससे बार बार प्रश्न बनता है क्या कि कौन सा युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था, तो हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, तो हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये सब सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओरबिले जो कि पदुचेरी में है, आश्रम किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा गया है। बनाया था नहीं, किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था ये ओरबिले में पदुचेरी में आश्रम, तो ये बनवाया था अरविंद घोष जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। और क्या पूछ दे, अगर आपसे पूछे कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष ही हो जाएंगे। ठीक, इनसे संबंधित और क्या प्रश्न बनता है कि ये हाँ, इनको निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कहा जाता था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता था, तो ये भी किसे कहा जाता था, तो अरविंद घोष को ही कहा जाता था। और क्या अरविंद घोष से पॉइंट बन सकता है कि इनका लाइफ डिवाइन पुस्तक जान ही गए, ओरबिले आश्रम के बारे में जान गए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक, ये पहले क्रांतिकारी थे और बाद में क्या बने, सन्यासी बने। बाद में क्या बने, तो सन्यासी बने। कौन, तो अरविंद घोष। ठीक है, ये सब सारा पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है अरविंद घोष जी से। ठीक है, इनका एक और बुक याद रखिएगा जो कि एग्जाम में कभी कभी दिखता है लेकिन हम लोग जान ही लेते हैं। किताब तो आपको बता ही दिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक। इनका एक नारा था तो उसको ध्यान में रख लीजिएगा और इंग्लिश में ही लिख देते हैं। क्या नारा था, तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यही इनका क्या था, नारा था। ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में करके देख लीजिएगा, ये आप लोग का काम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, उससे पहले जानते हैं चित्तरंजन दास जी किनके गुरु थे। तो जो चित्तरंजन दास थे वो किनके गुरु थे, तो सुभाष चंद्र बोस के। किनके, तो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, उसी तरह महादेव गोविंद रानाडे, ये किनके गुरु थे, महादेव गोविंद रानाडे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे। आपको एक ही जगह सारा कलेक्शन दिया जा रहा है, एक ही जैसा प्रश्न का सारे आपको ऑप्शन वाइज करवाया जा रहा है, चारों ऑप्शन का। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और आपको इस सेशन से संबंधित कोई भी सुझाव हो या इस सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और ऐसा कलेक्शन सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको हर विषय का मैराथन सेशन भी लाया जा रहा है और चुन चुन के प्रश्नों का दिया जा रहा है। तो आप लोग को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चित्तरंजन दास जी किनके गुरु हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु हो गए। और महादेव गोविंद रानाडे किनके गुरु हो गए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु हो गए। और रामचंद्र देव की बात करें तो जब आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तब कौन हो जाएंगे, रामचंद्र देव। और यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी।
और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे। तो जब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जब महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तब क्या हो जाएंगे? रामचंद्र देव। लेकिन एक और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शक गुरु कौन थे? तो मार्गदर्शक गुरु कौन थे ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो इसलिए आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शक गुरु कौन थे। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, बेल्लौर में सिपाही विद्रोह का दमन किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेते हैं, विद्रोह हो जाएगा। तो बेल्लौर में सिपाही विद्रोह का दमन किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो जान लेते हैं कहाँ किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ। तो ये हुआ था जॉर्ज बॉर्लो। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, जॉर्ज बॉर्लो। ये सब ऐसा गवर्नर है जिससे बस छोटा मोटा पॉइंट बनता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को एक साथ लाया गया है। और भी गवर्नर जनरल वाइसराय जो भी रहेंगे आपको सारे प्रश्न मिलेंगे और सारा का आपको डिटेल दिया जाएगा, जिससे जो भी यहाँ बात जॉर्ज बॉर्लो का है तो इससे बस यही ध्यान रखिएगा, अगर इसका शासन काल का डेट पूछते तो 1805 से लेके 1807 तक इसका शासन काल रहा था, और बेल्लौर में सिपाही विद्रोह का दमन इसी के शासन काल में हुआ था। बस ये छोटा मोटा पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट का। किसका? लॉर्ड एमहर्स्ट का। तो लॉर्ड एमहर्स्ट क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट का, जो कि कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में, और लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन काल में। ये चीजें यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है। उसे लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गोरखों के साथ संगोली की संधि, गोरखों के साथ संगोली की संधि किस गवर्नर के शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में? लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में क्या हुआ था? गोरखों के साथ संगोली की संधि हुई थी, जो कि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। और क्या हुआ था इसमें? तो पिंडारियों का दमन भी इसी में हुआ था। पिंडारियों का दमन भी किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? तो ये भी हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस। तो 2 पॉइंट हो गया हमारा लॉर्ड हेस्टिंगस से, 1 पॉइंट हुआ लॉर्ड एमहर्स्ट से, 1 पॉइंट हुआ जॉर्ज बार्लो से। अब लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ से जानते हैं। तो इससे यही प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर को कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। तो बस यहाँ ये ऐसा गवर्नर है जिससे एक ही पॉइंट बनता है, और जो इम्पोर्टेंट बनता है वो आपको बता दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत भारती समाचार पत्र के लेखक कौन है? फिर से आ गया समाचार पत्र के लेखक से संबंधित प्रश्न, तो जान लेते हैं। तो जो भारत भारती समाचार पत्र के लेखक है वो कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे भारत तेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक थे, किस समाचार पत्र के? तो भारत दुर्दशा के। भारत दुर्दशा के लेखक कौन थे? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारती के साथ कौन? गुप्त। और दुर्दशा के साथ कौन? तो हरिश्चंद्र। ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। तो भारत भारती समाचार पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा के लेखक भारत तेंदु हरिश्चंद्र।
बात करेंगे दीनबंधु मित्र कि इनकी कौन सा समाचार पत्र जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो नील दर्पण। कौन सा दर्पण? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। और दीनबंधु मित्र में कौन कौन आते हैं ये आप लोग खोजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी की, तो इनका देखिए 2-3 है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अभ्युदय। कौन? तो अभ्युदय, एक लीडर पूछा जाता है, लीडर, और एक हिंदुस्तान। ये सारे समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी। तो इनका जरूर से जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपसे परीक्षा में क्या पूछा गया है? दीनबंधु मित्र वाला। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक से पहले और कुछ चीजों का संप्रदाय का, चूंकि संप्रदाय से प्रश्न आया है, तो जो पूरन कश्यप था ये किस संप्रदाय का संस्थापक था ये जान लेते हैं। तो ये था घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो पूरन कश्यप। उसी तरह संजय बेठली पुत्र किस संप्रदाय का संस्थापक था? तो अनिश्चयवादी संप्रदाय का। कौन वादी? अनिश्चयवादी। हो सकता है बहुत लोग इस संप्रदाय का नाम भी नहीं पढ़े सुने होंगे, तो आप जान लीजिए और साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो संजय बेठली पुत्र किस संप्रदाय के संस्थापक थे? अनिश्चयवादी संप्रदाय के। और मखली पुत्र गोसाल की बात करें जो थे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, जो कि काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखना है। और हाँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उस पर आपको जो भी क्लास होता है उसका PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या है? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कुछ दर्शन है, कुछ ही दर्शन है जिसको हमको ध्यान में रख लेना है कि प्रतिपादक क्या है और आधार ग्रंथ क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे ऑप्शन पहला में क्या है? कनाद या उलूक। तो कनाद या उलूक है जो किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो ये है वैशेषिक दर्शन के। किस दर्शन के? तो वैशेषिक दर्शन के। और अगर आपसे पूछे कि वैशेषिक दर्शन के आधार ग्रंथ क्या है, तो आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? कनाद उलूक मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम भूल रहे हैं थोड़ा सा कि कनाद उलूक जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक तो है, लेकिन इसका आधार ग्रंथ क्या है ये आप लोग बताइएगा। अभी थोड़ा सा हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी आगे देखते हैं कि जैमिनी किसके प्रतिपादक है। तो जैमिनी ही है जो किसके प्रतिपादक हैं? तो ये आपके हैं मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं और इसका आधार ग्रंथ क्या है? किसका आधार ग्रंथ? तो मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? तो इसका आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ मिल जाएगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा। तो मीमांसा दर्शन का जब प्रतिपादक पूछेगा तो जैमिनी हो जाएंगे और आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? पूर्व मीमांसा सूत्र। उसी तरह बादरायण किस दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो वेदांत दर्शन के। किसके? तो वेदांत दर्शन के। और अगर इसका आधार ग्रंथ पूछे कि वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, तो क्या है? ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र क्या है? आधार ग्रंथ है। किसका? तो वेदांत दर्शन का। ठीक, इधर एक साइड आपको आधार ग्रंथ कर दिए, इधर दर्शन और इधर क्या? प्रतिपादक। पतंजलि किस दर्शन के?
तो ये है योग दर्शन के प्रतिपादक। किसके? तो योग दर्शन के प्रतिपादक। और इसका आधार ग्रंथ क्या होगा? तो योग सूत्र। क्या हो जाएगा? योग सूत्र। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा कि वैशेषिक दर्शन का आधार सूत्र क्या होगा। और रहा बात कुछ दर्शन का, एक दो और बच रहा है, वो भी जान ही लेते हैं। साथ ही साथ सब एक ही जगह सारा दर्शन को क्या करते हैं? निपटा ही देते हैं। तो सांख्य दर्शन एक पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन और उसके प्रतिपादक कौन? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि। कपिल मुनि। और ये तो हो गए कौन? क्या? प्रतिपादक। लेकिन आधार ग्रंथ पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ क्या? तो योग्य सूत्र। कौन सूत्र? तो योग्य सूत्र। उसी तरह एक दर्शन और कौन सा बच गया? तो न्याय दर्शन। कौन दर्शन? तो न्याय दर्शन। तो इसका क्या हो जाएंगे? न्याय दर्शन का कौन हो जाएंगे प्रतिपादक? तो गौतम। ठीक, गौतम हो जाएंगे। और ये प्रतिपादक हो गए। ऐसे तो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग की सुविधा के लिए लिख देते हैं। और आधार ग्रंथ पूछ दे न्याय दर्शन का, तो आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। तो देखिए एक बार आपको यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। कितने सारे दर्शन हो गए? मीमांसा दर्शन का पूछा गया था प्रतिपादक, जो कि हो गए जैमिनी। और इसका आधार ग्रंथ हो गया पूर्व मीमांसा सूत्र। उसी तरह कनाद या उलूक किस दर्शन के प्रतिपादक हो गए? तो हो गए वैशेषिक दर्शन के। बादरायण किस दर्शन के प्रतिपादक हो गए? तो वेदांत दर्शन के, जो कि ब्रह्मा सूत्र है इसका क्या? आधार ग्रंथ। उस तरह पतंजलि किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो योग दर्शन के। और इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो योग सूत्र। वही आपको बताएं कि सांख्य दर्शन के कौन है प्रतिपादक? तो कपिल मुनि। और आधार ग्रंथ कौन? तो योग सूत्र। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन? तो गौतम। और आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो न्याय सूत्र। तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, सुन के भी देख के भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो जो दास प्रथा का अंत हुआ था ये किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय। तो अकबर के समय में कुछ जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ था और उससे जो महत्वपूर्ण तिथि है, ये सब सारे महत्वपूर्ण तिथि अकबर के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो जान लेते। तो दास प्रथा का अंत कौन किया था? अकबर किया था। और कब किया था इसका डेट पूछा जाता है, तो 1562 में। तो ये हुआ हमारा राइट आंसर। उसी तरह 1563 में क्या हुआ था ये जान लेते हैं। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कौन सा कर? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था। कब? तो 1563 में। 1564 की बात करें तो 1564 में क्या? तो जजिया कर समाप्त हुआ था। जजिया कर समाप्त हुआ था। ये सारे अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और इसका डेट ही पूछा जाता है इस भी कि कब हुआ था। 1582 में क्या हुआ था? तो दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी। दीन ए इलाही धर्म की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, जो कि कब हुई थी? तो 1582 में। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ष है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह किनका कथन था? तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि कथन कारक मिलान करने वाला क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न भी आपके लिए लाया जा रहा है। तो यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो जो कब हुई थी? 10 मई को शुरुआत हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। ये सब चीज़ आपको हम डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ चूंकि कथन पूछा गया है कि जो 1857 की क्रांति जो था, ये तो उसको क्या कहा था इन्होंने कि ये विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था।
ये कथन किनका है ये आपसे पूछ लिया गया। तो ये कथन था किनका, अशोक मेहता का। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह 1857 की क्रांति से संबंधित कथन में T.R. होम्स ने क्या कहा था ये जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि यह विद्रोह का मतलब क्या, 1857 का विद्रोह, कि यह विद्रोह सभ्यता एवं सभ्यता एवं बर्बरता, हम भी इंसान ही है ना जी, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। आप लोग को जितना हो सकता है अपने पढ़ा ही रहे हैं और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी माइंड है स्लिप हो जाता है, तो आप लोग इतना संभाल लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो यह विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये कथन किसका था, तो ये कथन था T.R. होम्स का। ठीक, और ये सब कथन आपको ध्यान में रखना ही होगा और कोई उपाय है नहीं। बात करेंगे बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था 1857 की क्रांति के लिए। तो इन्होंने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आप लोग 1800 क्रांति जोड़ लीजिएगा, 1857 हम सिर्फ लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। तो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, तो बेंजामिन डिज़रायली। उसी तरह सर जॉन लॉरेंसन, इसने क्या कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, तो इसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। आज है हिस्ट्री का मैराथन 2 हो रहा है। इसके पहले आपको और भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का, साइंस का, बिहार स्पेशल का, बारी बारी से सभी विषयों का, पॉलिटी का, सबका मैराथन कराया जा रहा है। तो जो कोई भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये उनके लिए ही फिलहाल स्पेशल सेशन करवाया जा रहा है। बाकी तो कोई भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो सबका तो जीके जीएस सेम ही पूछा जाता है। तो कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन फिलहाल टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इस सेशन को मिस मत किया कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब भी प्रथम होता है वो होता है इम्पोर्टेंट। तो जो सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था, तो ये फहराया था भीकाजी रुस्तम कामा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, और ये है इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक। और ये भी पूछेगा जब फहराया ही था तो कहाँ फहराया था, तो इन्होंने झंडा जो फहराया था वो स्टुटगर्ट में फहराया था। कहाँ फहराया था, तो स्टुटगर्ट में फहराया था। ठीक, कब फहराया था, तो 1907 में। स्टुटगर्ट कहाँ पड़ता है, तो जर्मनी में। और ये जर्मनी या का स्टुटगर्ट में ही क्या किया था, भीकाजी रुस्तम कामा ने क्या किया था, भारतीय तिरंगा जाके फहरा दिया था। और इनको एक टैग मिला हुआ है या इनको एक संज्ञा मिला हुआ है, तो क्या, तो भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी या फिर माँ बोल लीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो भीकाजी रुस्तम कामा जी को। ये चीज़ जो भी इनसे संबंधित पॉइंट है, प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। बात करेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, इन्होंने क्या किया था लंदन में, कहाँ, तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था। किसने, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो इनसे एक पॉइंट ये, अगर आपसे पूछे कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति का पिता। अगर
रुक जाइए। भारतीय क्रांति का अगर आपसे पिता पूछे कि किसे कहा जाता है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को, और भारतीय क्रांति की जननी या माता किसे कहा जाता है तो भिकाजी रुस्तम कामा को, जो कि भारतीय तिरंगा पहली बार फहराई थी। ठीक, अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ये तो वन लाइनर प्रश्न है, सीधा सीधी जान ही लेते हैं। तो लंदन में पहले कहाँ, तो लंदन में किसकी, तो सर, इस तरह से किसी प्रश्न को याद किया कीजिए। कौन, कहाँ, कैसे, किसने, तब खुद से प्रश्न किया कीजिए, ज़्यादा आपको दिमाग में याद रहेगा। कहाँ, तो लंदन में। किसका, तो सर माइकल का। किसने, तो किसने हत्या की, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये की थी उधम सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त से, एक पॉइंट क्या ध्यान में रख सकते हैं, तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिए थे। केंद्रीय विधानसभा में अगर पूछे कि बम किसने फेंका था, तो बम फेंका था, और कब फेंका था, तो 1929 में। और किसने, तो बटुकेश्वर दत्त ने। वही भगत सिंह की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सॉन्डर्स का हत्या कर दिया था। किसका, सॉन्डर्स का हत्या कर दिया था। कब, तो 1928 में। ये सब सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। खुदीराम बोस की बात करें तो ये आपको पता है, ये सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और खुदीराम बोस क्या, तो किस कांड से ये संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर का बम कांड से। मुजफ्फरपुर का बम कांड से कौन संबंधित है, तो खुदीराम बोस, और एक कौन थे इनके साथ, इनका नाम भी ध्यान में रख लीजिएगा, प्रफुल्ल चंद चाकी जी। ये दोनों क्या थे, मुजफ्फरपुर का बम कांड में सम्मिलित थे या उनसे संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया था कि वहाँ के मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश क्या नाम था उसका, किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था, लेकिन वो बच गया था, उसकी जगह कोई और मारा गया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब आइए 20वें प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जब कुछ उपाधियां हैं जो दी गई है और किसने किसने दी थी, ये पूछ लिया है। यहाँ आपसे महात्मा गांधी को पूछा गया कि महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि मिला था, तो महात्मा। और ये उपाधि किसने प्रदान किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और महात्मा गांधी को क्या उपाधि मिला हुआ था, तो क्या मिला हुआ था, राष्ट्रपिता किसको मिला हुआ था, तो महात्मा गांधी जी को। जिस तरह से महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसी तरह राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या किया था, राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा खेतड़ी ने किसको उपाधि दिया था, तो किनको उपाधि दिया था, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को। और कौन सी उपाधि प्रदान की थी, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि। यानी कि पहले विवेकानंद थे, उनको उपाधि क्या प्रदान किया गया था, स्वामी। किसके द्वारा, तो महाराजा खेतड़ी के द्वारा। ठीक, बात करते हैं बारदोली की महिलाएं। तो बारदोली की महिलाओं ने किसको उपाधि प्रदान किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और कौन सा उपाधि प्रदान किया था, तो सरदार का। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को किसने प्रदान किया था, तो बारदोली की महिलाएं। तो आज के लिए मैराथन सेशन में इतना ही। प्रश्न तो 20 ही हैं, लेकिन चारों ऑप्शन से भी डिटेलिंग दिया जाता है, और जो प्रश्न रहता है उससे भी संबंधित। सोच लीजिए कितना सारा एक सेशन में आपके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिए। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय का मैराथन के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
थैंक यू।